बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर अगले इट्स मी आतिफ वक्कास। और हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे। पहले 8 क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बाकी के 7 क्वेश्चंस करेंगे 9 to 15। सो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखें वहाँ पे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में two forces of magnitude 20 Newton and 50 Newton act simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be a resultant of the two forces? A 20 Newton, B 30 Newton, C 40 Newton और D है 70 Newton। तो अगर आपको कोई से दो वेक्टर्स गिवन हों और आपसे कहा जाए कि जी इनके एडिशन का रेंज क्या है, यानी वेक्टर सम का रेंज क्या है, तो आप इसका आसान तरीका ये है कि आप उन दोनों वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें। एब्सोल्यूट मैंने लिखा है, आप उसके साइन को इग्नोर कर दें, स्मॉल से लार्ज सब्ट्रैक्ट करते हैं या लार्ज से स्मॉल वन सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको आपस में ऐड कर दें। तो इससे आपके पास उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का रेंज हासिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो दो वेक्टर्स गिवन है, एक 50 न्यूटन का है, दूसरा 20 न्यूटन का है, और हमसे पूछा यह गया है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा इनके दरमियान का वेक्टर सम पॉसिबल नहीं है। तो आप इनको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें 50 माइनस 20 और फिर एक दफ़ा उनको ऐड कर दें 50 प्लस 20, आपके पास आ जाएगा जी 30 एंड 70। तो 30 से 70 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई भी वैल्यू गिवन हो ऑप्शंस में वो पॉसिबल नहीं है। इन दो वेक्टर्स का सम 30 से कम नहीं हो सकता और 70 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 30 कब होगा? जब मुकम्मल एंटी पैरेलल होंगे, और 70 कब होगा? जब पैरेलल होंगे, और इन बिटवीन सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं डिफरेंट एंगल्स पे। लेकिन 20 न्यूटन इज़ नॉट पॉसिबल, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में ए। क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा देखें। इसमें कहते हैं इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज़ ज़ीरो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज़। अच्छा, अब दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनका जी मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। अब अगर मैं ए डॉट बी करूं और दैट इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड इसको ज़ीरो मान लूँ। अब ए नॉन ज़ीरो है, बी नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कॉस थीटा ज़ीरो है। तो अगर कॉस थीटा ज़ीरो है तो थीटा जो है दैट इज़ 90 डिग्री, कॉस इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज़ 90 डिग्री। इसलिए अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बता सकते हैं। ए क्रॉस बी इज़ ए बी साइन थीटा। साथ में कुछ यूनिट वेक्टर होता है। अगर आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका ये है, और थीटा आप जानते हैं कि थीटा 90 डिग्री है, तो ए बी ऑफ साइन 90 डिग्री is the magnitude of the cross product of these two vectors, and this gives AB because sine of 90 is 1. So यहाँ पर option C correct है. Option C is the correct option here. And then we move to next question. Question number 11. Question number 11 is once again related to addition of vectors. एंड क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ज़रा देख लेते हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस इज़ 16 न्यूटन इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स इज़ 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, देन द फोर्सेस आर ऑप्शन ए 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 8 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, ऑप्शन सी 4 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, एंड ऑप्शन डी इज़ 2 न्यूटन एंड 14 न्यूटन। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे वाइट बोर्ड साफ करना पड़ेगा। अच्छा,
गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहा यह गया है कि दो फोर्सेस हैं कि जिनके मैग्नीट्यूड्स का सम 16 है और फिर वो कहते हैं जी कि इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स इज़ 8 न्यूटन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज़ F, दैट इज़ 8 न्यूटन, एंड दे से दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स जो कि स्मॉलर वन है रिजल्टेंट उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये सिचुएशन ड्रा कर लूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर लेट सपोज उनमें से वो स्मॉलर वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ। लेट मी कॉल इट F1. F1 is the smaller one, and then the resultant is perpendicular to the smaller one. So here is the resultant, and then I draw the other vector which is F2. So F1 and F2 are two vectors. F is their resultant vector. So इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि कहा यह गया है कि रिजल्टेंट जो है स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो हम बड़ी आसानी से यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके F2 की वैल्यू लिख सकते हैं। F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ F1? F1 यहाँ से अगर आप ऑब्टेन कर लें, F1 इज 16 माइनस F2. So if I substitute the values, what I get 16 minus F2 square plus F square, and here I have F2 square. So rearranging this equation, what I get, I would open this and gives 256 minus 32 F2 plus F2 square plus F square. Now F2 square minus 32 F2 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस F2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 256 और F क्या गिवन है 8 है, तो प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जी हमारे पास आ जाएगा F स्क्वायर और माइनस F स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 32F रह जाएगा और उस साइड पे एक साइड पे 32F है और दूसरी साइड पे 256 प्लस 64, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आ जाता है, वो इसमें ऐड कर दे दें तो क्या आ जाता है 320 आ जाता है। और इसको आप 32 पे डिवाइड कर दे दोनों साइड पे तो आपके पास F आ जाता है जी कितना, ये सॉरी मैं बात कर रहा हूँ F2 की, F2 आपके पास आ जाएगा 10 और F1 क्या हो जाएगा, इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें, F1 हो जाएगा 16 माइनस 10 दैट इज 6। सो वो भी न्यूटन्स में, ये भी न्यूटन्स में, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो ऑप्शंस में अगर आप देखें ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें ऑप्शन ए है। 10 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, दैट वाज सी। Well, then next question is related to once again it is related to principle of movements. Question number 12 उसमें क्या कहते हैं, find the mass of the uneven rod shown in the figure if its center of gravity is 14 centimeter from end A. So mass हमने बताना है इस irregular shape का। मैं ये डायग्राम ज़रा बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है,
डायग्राम कुछ यूं इस तरह से एक इरेगुलर रॉड है और यहाँ पे कोई निशान है ए, ठीक। इस साइड को आप ए मान लें और इससे कुछ फासले पे, जैसा इन लोगों ने कहा 14 सेंटीमीटर के फासले पे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है जहाँ पर इसका वेट एक्ट करेगा। और ये पॉइंट मैं थोड़ा सा ऊपर बना लूँ, हाँ यहाँ पर। अब वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर पाइवोट की गई है, ये पाइवोट पॉइंट है और इस पाइवोट से इस साइड पे 20 सेंटीमीटर है और इस 20 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे कोई मास सस्पेंड कर दिया गया है जिसकी वैल्यू 80 ग्राम्स है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है। दीज आर गिवन इंफॉर्मेशंस। सो अगर आप इसका वेट फाइंड करना चाहते हैं, इसका तरीका ये है कि आप क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को इक्वेट कर लें या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स यूज़ करें। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है, यहाँ पर वेट mg की इक्वल होगा, तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक मास है, राइट हैंड साइड पे भी एक मास है। ये मास जो है इस रॉड का है और ये मास जो है कोई सस्पेंडेड मास है। इसकी पोजीशन मालूम है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 इसको कह दें, इसको M1 कह दें, इसको M2 कह दें और इसका R जो है मूवमेंट आर्म से जो R होगा इसको R2 कह दें, यानी पाइवोट पॉइंट से जो R होगा। सो सॉल्व कर लेते हैं। M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, क्योंकि सिर्फ दो ही मासेस हैं, दोनों के अबाउट जो मूवमेंट है वो हमने लिख लिया। एक की वजह से इस तरफ होगा, एक की वजह से इस तरफ होगा, तो क्लॉक और एंटी क्लॉक आपस में बराबर होंगे, तभी ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। M1 is given as 80, V1 is given as 20 and M2 is given as M2 is unknown actually, we need this, and R2 is 16, क्योंकि यहाँ तक 14 है तो ये 16 होगा ताकि टोटल 30 हो जाए। सो इट इज़ 16। रीअरेंज कर लेते हैं। सो M2 becomes 80 multiplied 20 divided by 16, 16 5s are 80. So M2 is 100 grams. So given options में से option A correct option. Then question number 3. Question number 3. The following diagrams show a uniform rod with its midpoint on the pivot. Two equal forces F are applied on the rod as shown in the figure. Which diagram shows the rod in equilibrium? So यहाँ पर once again हमने condition of equilibrium यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ऑप्शन ए करेक्ट कर लिया है, वो यहाँ पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा 13 में जो है डायग्राम्स गिवन है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। वो इसलिए कि पहले डायग्राम को ऑप्शन ए को अगर आप देखें, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, पाइवट पॉइंट इधर है, तो इसकी वजह से इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगी, इस वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगी, तो टोटल टार्क ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप एक ही ये ए था, बी को देखें, बी में किस तरह दिया गया है, बी में दो फोर्सेस हैं, ये तो इसकी वजह से ये तो चूंकि पाइवट पॉइंट पे है, सिर्फ इसकी वजह से टार्क होगा, लेकिन नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं। तीसरी सिचुएशन अगर आप देखें तो वो ऐसी है कि पाइवट पॉइंट से एक साइड पे भी एक फोर्स है और एक साइड पे भी एक फोर्स है, तो ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, एक जितने फासले पे हैं, दोनों की वजह से जो टार्क होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन एक क्लॉकवाइज में होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखें
ऑप्शन डी में भी दो फोर्सेस दिए गए हैं, एक जितने फासले पे हैं, ये कपल है, इसकी वजह से टार्क नॉन ज़ीरो होगा, टार्क होगा एफ डी. F is one of the two forces and D is the separation between them. So option C is the correct. In question number 13, option C is correct. Then question number 14, वो कहते हैं कि for which angle the equation A dot B magnitude is equal to A cross B is correct. क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी ये कब सही होंगे, ये तब होंगे, इसका मतलब है ए बी कॉस थीटा एंड दिस इज ए बी साइन थीटा. सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है, यूनिट वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ए बी के साथ कैंसिल हो जाता है. Cos theta is equal to sin theta, so the angle is 45 degree for which sin theta and cos theta have same values. So it's a 45 degree. Option B is the correct option. And question number 15 अगर आप देखें question number 15 उसमें कहता है कि what is the net torque on the wheel radius 2 meter as shown. So wheel है जिसका radius given है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर ही होना चाहिए. अब उस पर फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक फोर्स है 5 न्यूटन और दूसरी जो फोर्स है दैट इज़ 10 न्यूटन. तो ये क्लॉकवाइज टार्क है, वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होगा. तो अगर हम वेक्टर सम ऑफ टार्क्स लिखना चाहें तो टा1 प्लस टा2 दो वेक्टर्स हैं को ऐड करेंगे. पहला टार्क जो है क्लॉकवाइज है 10 न्यूटन की वजह से, तो इसलिए उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, -10 मल्टीप्लाइड विथ 2 आर क्रॉस एफ. और दूसरा ये जो टार्क है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा 2 क्रॉस 5. और यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है -20 प्लस 10 एंड दैट इज -10 न्यूटन मीटर्स. माइनस है तो इसलिए क्लॉकवाइज होगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 15 में सी. 14 में जो है कौन सा ऑप्शन सही था, 14 में बी था. और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. द अल्लाह पामान के उसे.